वेलकम स्टूडेंट, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग, सिंचाई इंजीनियरिंग। तो सिंचाई इंजीनियरिंग में आज हम इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे और सभी स्टूडेंट जानते हैं कि इरिगेशन के ज़रिए हम खेतों को किस किस तरीके से पानी देते हैं और किस किस तरीके से हम सिंचाई करते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है इसमें इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन सिंचाई का परिचय एवं परिभाषा। इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ इरिगेशन। मानव को जीवित रहने के लिए 3 प्रमुख आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान। और विभिन्न मौसमों के प्रकोप से बचने के लिए मकान की आवश्यकता होती है। ऋतु के प्रभाव से बचने के लिए कपड़े की और शारीरिक वृद्धि व शक्ति प्राप्त करने के लिए अन्य जल वायु की आवश्यकता होती है। भूमि पर कृषि कार्य करके अनाज उपलब्ध होता है। तो आप सभी जानते हैं कि जैसे कि एक कहावत है कि रोटी, कपड़ा और मकान 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा बेसिक नीड होती है। तो रोटी, कपड़ा और मकान। तो जिस तरह की रोटी है तो रोटी हम अन्न से मिलती है और अन्न हम ज़मीन से उगाते हैं, और ज़मीन से उगाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई करके ही हम किसी भी खेती को तैयार करते हैं। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि कार्य हेतु विभिन्न संयंत्र कीटनाशक दवाएं, खाद के अतिरिक्त उत्तम बीज, उपजाऊ भूमि के साथ साथ धूप, वायु, पानी की भी आवश्यकता होती है। खेतों में पानी लगाने का प्राकृतिक साधन वर्षा पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रह सकता है, क्योंकि वर्षा की ऋतु तो निर्धारित है कब और कितनी मात्रा में वर्षा होती है। साधन भी अब हो गए हैं और जो उपयुक्त फसल पर खेत के लिए आवश्यक मात्रा में पानी उपलब्ध कराते हैं। तो किसी भी खेती के लिए वर्षा पर डिपेंड होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वर्षा का भी एक टाइम पीरियड होता है और ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम पीरियड में बारिश हो या ना हो। इसलिए हमें वर्षा का भी ध्यान करते हुए अपने हिसाब से खेती करनी चाहिए। पानी के सोर्स से पानी को उपयुक्त समय पर आवश्यक मात्रा में खेतों तक पहुँचाने के लिए कार्य को सिंचाई अभियंत्रण कहते हैं, यानी कि इरिगेशन इंजीनियरिंग कहते हैं। पानी के सोर्सों से पानी को उपयुक्त समय पर आवश्यक मात्रा में खेतों तक पहुँचाने के कार्य को हम इरिगेशन इंजीनियरिंग कहते हैं। इसका सेंस ये हुआ कि जो हमारे खेत खलिहान हैं उसको हम उचित मात्रा में पानी देने के लिए जो भी व्यवस्था करते हैं वो हमारी इरिगेशन इंजीनियरिंग कहलाती है। तो स्टूडेंट, हम इस सब्जेक्ट में इस इरिगेशन इंजीनियरिंग पर स्टडी करेंगे और किस तरीके से हम पानी के सोर्स से किसी भी फसल को पानी पहुँचाएंगे, उस सारी व्यवस्था को हम सिंचाई इंजीनियरिंग कहते हैं। पानी के सोर्स से पानी को उपयुक्त समय पर आवश्यक मात्रा में खेतों तक पहुँचाने के कार्य को सिंचाई इंजीनियरिंग कहते हैं। वाटर के सोर्स से खेत तक पानी को पहुँचाने के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं अथवा खेती के लिए भूमि सुधार कार्य, पानी से आवश्यक सभी कार्य सिंचाई कंट्रोल के अंतर्गत आते हैं। जिस प्रकार
खेती का क्षेत्र विस्तृत है, उसी प्रकार कई सिंचाई योजना का क्षेत्र भी दिनों दिन विस्तृत होता गया है। तो जल के सोर्स से खेत तक पानी पहुँचाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं, जल का सोर्स अगर हमारे पास कोई है तो उस सोर्स से हम खेतों तक पानी हम पहुँचा रहे हैं। और खेती के लिए भूमि सुधार कार्य, पानी से संबंधित सभी कार्य, भूमि सुधार कार्य, पानी से संबंधित सभी कार्य इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंतर्गत आते हैं। जिस प्रकार खेती का क्षेत्र बहुत बड़ा है, उसी प्रकार सिंचाई अभियंत्रण का क्षेत्र भी दिनों दिन विकसित होता जा रहा है। जैसे नहर का निर्माण, नदियों पर बनाए गए डैम, बाढ़ नियंत्रण, वाटर लॉगिंग, ऊसर भूमि सुधार, लिफ्ट इरिगेशन, ट्यूबवेल आदि सिंचाई इरिगेशन इंजीनियरिंग के ही अंग हैं। तो हम जो सिंचाई करते हैं तो उसमें कैनाल, नहरों के द्वारा भी हम सिंचाई करते हैं। नहरों के द्वारा सिंचाई करते हैं, डैम बनाकर सिंचाई करते हैं, फ्लूड कंट्रोल के द्वारा सिंचाई करते हैं, वाटर लॉगिंग और लिफ्ट इरिगेशन, ट्यूबवेल आदि सिंचाई इंजीनियरिंग के ही अंग हैं। तो हम सिंचाई कई प्रकार से करते हैं। आगे आगे जैसे हम चैप्टरों में बढ़ेंगे, सिलेबस में पहुंचेंगे तो हम इन सब का विस्तृत रूप से एक्सप्लेन करेंगे। लिफ्ट इरिगेशन, ट्यूबवेल इरिगेशन, कैनाल सब के एक बहुत बड़े रूप हैं जो हम आगे बताएंगे। फ़िलहाल हम इतना बताना चाह रहे हैं कि जो भी सिंचाई की जाती है तो सिंचाई करने के सोर्स, सबसे बड़ा सोर्स नहर है, डैम, लिफ्ट इरिगेशन, फ्लो कंट्रोल। तो स्टूडेंट याद रहे कि जब हम कोई भी सिंचाई करते हैं तो सिंचाई के लिए नहरों का जो सिंचाई का तरीका है सिर्फ एक ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग होता है कि उसका एक अपर लेवल होना चाहिए ताकि खेतों तक पानी पहुंच सके। पर ज़रूरी नहीं है कि हर जगह नहर का पानी पहुंच पाए, इसलिए हमें ट्यूबवेल से भी जो है सिंचाई की जाती है, नलकूप से भी सिंचाई की जाती है। बहुत सारे मेथड ऐसे हैं कि जहाँ पर ऊंचे एरिए हैं, जहाँ पानी पहुंचने की संभावना कम होती है, तो हम वहाँ पे पानी पहुँचाने की बहुत सारी तमाम विधियों का यूज़ करते हैं। जिस तरीके से हमें लिफ्ट इरिगेशन की बात करें तो बहुत सारी फसल ऐसी होती हैं जिस पर पानी हमें कम देने की आवश्यकता होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, लिफ्ट इरिगेशन यानी कि फुहार विधि के ज़रिए सिंचाई करते हैं। तो सिंचाई हमारी फसल को उगाने के लिए जो भी सबसे अच्छे मेथड और जो भी हमें बेसिक नीड होती है उससे हम सिंचाई करते हैं। सिंचाई की आवश्यकता, सबसे बाद आती है नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन। क्या आवश्यकता है? नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की आवश्यकता। खेतों में बीज की बुआई से फसल के तैयार होने तक निर्धारित समय के अंतराल पर खेतों में पानी निर्धारित मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। खेतों में बीज की बुआई से फसल के तैयार होने तक निर्धारित समय के अंतराल पर खेतों में पानी निर्धारित मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। खेतों को निर्धारित समय पर पानी की उचित मात्रा न मिलने पर किसान उत्तम प्रकार का उचित मात्रा पर अन्न पैदा नहीं कर पाएगा। परिणाम स्वरूप महंगा बीज, खाद आदि की लागत भी निरंतर सिद्ध होगी। भारतवर्ष एक विशाल देश है जिसके विभिन्न स्थानों की स्थलाकृति और क्लाइमेट भिन्न भिन्न
में मात्र 4 माह जून से सितंबर वर्षा के होते हैं और वर्ष के शेष 8 माह अधिकांश सूखे रहते हैं। मगर वर्षा दिनों में भी उचित समय पर पर्याप्त मात्रा में बारिश न होना उचित समुचित नहीं होता, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं के समावेश होने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। देश के एक भाग में बाढ़ आती है और तो दूसरे भाग में सूखा पड़ जाता है। कृषि हमें पूर्णतः वर्षा पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम कह सकते हैं कि सिंचाई की निम्न स्थितियों में आवश्यकता आवश्यक रूप से होती है। तो सिंचाई की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि पूरे साल में 12 महीने में सिर्फ 4 महीने ही मात्र 4 माह ही वर्षा के होते हैं, बाकी 8 महीने सूखे रहते हैं। तो 4 महीने अब ये कि 4 महीने में सारी फसल उगा ली जाए तो 4 महीने तक तो हम ऐसी फसल डिसाइड करते हैं जो ज़्यादा पानी की को सोख सके। जून से लेकर सितंबर तक, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये जो 4 महीने बारिश के हैं और उसके जो अगले 8 महीने हैं वो हमारे सूखे के रहते हैं। इसलिए वर्षा दिनों में हम उचित समय पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा होना सुनिश्चित नहीं होता और प्राकृतिक आपदाओं के समावेश होने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब ज़्यादा बारिश पड़ती है तब बाढ़ की संभावना भी हो जाती है। देश के एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ जाता है और कृषि हमें पूर्णतः वर्षा पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि सिंचाई की निम्न स्थितियों में आवश्यक रूप से होती है। वर्षा कम होना, अगर बारिश कम होती है तो हमें सिंचाई की जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वर्षा का समय पर न होना, अगर हमने कोई फसल बो दी है और हमें फसल में पानी की नीड 15 दिन के बाद अब मालूम हुआ कि बारिश 1 महीने तक नहीं हो रही है, तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता है। अधिक पानी चाहने वाली मूल्यवान फसलें जैसे गन्ना, धान, फलोधान, हरी सब्जियों को उगाना जो औसत वर्षा से अधिक पानी की आवश्यकता रखती है। तो कुछ फसलें हमारी ऐसी होती हैं जो जो बहुत कॉस्टली होती हैं, बट क्या है कि ये फसलें गन्ना, धान, फलोधान और हरी सब्जियों को उगाना जो औसत वर्षा से अधिक पानी की आवश्यकता रखती हैं। नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन, तो अब क्या है कि किसी फसल सिंचाई की आवश्यकता इसलिए ज़रूरी है कि समय पर बारिश का ना होना, बारिश का कम होना, अधिक पानी की खपत करने वाली फसलों और हरी सब्जियों का उगना जो औसत वर्षा से अधिक पानी की आवश्यकता रखती हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि पानी की सिंचाई, खेती की सिंचाई के लिए हमें फसलों के हिसाब से उनकी सिंचाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम महंगी महंगी फसलों पर ये रिस्क नहीं ले सकते कि बारिश अगर नहीं होगी तो हमारी फसल नष्ट हो जाएगी और उसमें हमारे द्वारा लगाया गया बीज भी खराब हो जाएगा। तो किसी भी सिस्टम को फॉलो करने के लिए हमें चाहिए कि खेती के लिए खेती के लिए हमें चाहिए कि हमारे पास पर्याप्त सिंचाई के साधन हों और फसल की बढ़ोतरी के लिए सही तरीके से हम उसकी सिंचाई कर सकें। भारत में सिंचाई विकास का इतिहास, तो ये हिस्ट्री है कि भारत में किस तरीके से सिंचाई का डेवलपमेंट हुआ। इतिहास साक्षी है कि पर पाषाण युग के समाप्त होते मानव अन्न उगाने लगा। जब पाषाण युग का अंत होने लगा तो अंत होते होते मानव अन्न उगाने लगा था, क्योंकि मानव को जीवित रहने के लिए भोजन, पानी और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है।
तो कोई भी इंसान हो या जानवर, उसको भोजन, पानी और वायु यानी कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इस कारण पतझड़ युग तक मनुष्य, नदी और झरने जिसमें निरंतर संपूर्ण वर्षा पानी बना रहता है तथा किनारे रहा करते थे, और प्रारंभ में उन्होंने वहां पर खेती का कार्य प्रारंभ किया। बारिश के अतिरिक्त मिट्टी के बर्तनों द्वारा पानी से फसलों की सिंचाई करके अन्न उपजाऊ करते थे। मगर जैसे जैसे विकास हुआ, मानव ने सिंचाई के साधनों पर भी ध्यान दिया। तो पहले क्या था कि लोग मिट्टी के बर्तनों से नदी के किनारे से पानी निकाल कर फसलों को लगाते थे। बट अब नई टेक्नोलॉजी के टाइम में हमारे पास बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं कि हम नदी के बिना भी ट्यूबवेल करके पानी की निकाल कर सिंचाई कर सकते हैं। उस समय जनसंख्या बहुत कम थी, जिससे कम क्षेत्र में खेती करके काम चल जाता था, परंतु आज जैसा बड़ी खेती का क्षेत्र भी बढ़ता गया। सिंचाई के साधनों पर भी विकास किया गया, जिसके परिणामस्वरूप सबसे पहले उथले कुएं और तालाबों का निर्माण हुआ। हमारे प्राचीन इतिहास ग्रंथ ऋग्वेद में कुएं, तालाब, रहट आदि का उल्लेख मिलता है। पानी के सोर्सों से खेत तक पानी पहुंचाने के लिए गूल या नली, कैनाल का भी उल्लेख मिलता है। पानी कुओं और तालाबों से रहट, चरस आदि द्वारा गूल तथा गूल से खेतों तक पहुंचाकर सिंचाई करने का उल्लेख मिलता है। तो पहले ज़माने में हम जो पानी देते थे खेती को, वो खास तौर पे कुएं से, तालाब से और रहट से। रहट तो अब तक थे और बहुत जगहों पर अभी भी हैं। तो रहट क्या होता था कि एक कुएं के अंदर बहुत सारी बाल्टियाँ लगाकर और जानवरों के ज़रिए उसको घुमाते थे, ताकि वो स्टेप बाय स्टेप पानी आता रहता था। तो प्राचीन इतिहास जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में भी ये सिंचाई, इरिगेशन का बहुत ज़्यादा जिक्र है, और वहाँ पर हम किसी भी खेती को पानी देने के लिए गूल के ज़रिए या कैनाल के ज़रिए पानी हम लगाते हैं। कुंडलीय अर्थशास्त्र में डैम के स्थल चयन, स्लुइस गेट आदि का वर्णन मिलता है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण उपज की मात्रा पर दबाव बढ़ा, जिससे खेती के क्षेत्र में वृद्धि हुई तथा सिंचाई के साधनों की आवश्यकता महसूस की गई। जिससे सिंचाई के साधनों तथा कंट्रोल पर खोज प्रारंभ हुई। प्रथम शताब्दी में कावेरी नदी पर चोल राजाओं द्वारा बनाए गए बियर के अवशेष आज भी उपलब्ध हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र में डैम की स्थल चयन और स्लुइस गेट की व्यवस्था की गई। जनसंख्या की वृद्धि के कारण उपजाऊ की मात्रा और दबाव बढ़ा, और जिससे खेती के क्षेत्र में वृद्धि हुई। सिंचाई के साधनों और कंट्रोल पर खोज प्रारंभ हुई। इस प्रथम शताब्दी में कावेरी नदी पर चोल राजाओं द्वारा बनाए गए बियर के अवशेष आज भी उपलब्ध हैं। जब वर्षा के जल से नदी का जलतल सिंचाई के क्षेत्र के भूमि तल के ऊपर उठ जाए, धारा काटकर खेतों तक ले जाते हैं। जब वर्षा के जल से नदी के जलतल सिंचाई के क्षेत्र के भूमि तल से ऊपर उठ जाए, तो नदी से धारा काटकर खेतों तक ले जाती है। इस जलधारा को बाढ़ नहरें कहते हैं। इन नहरों से कभी कभी नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि इन नहरों पर किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं होता है। और मुगल शासनकाल में बाढ़ नहरों का निर्माण हुआ था, तो धीरे धीरे इनमें सुधार किया गया। और बाढ़ नहरों में पानी के फ्लो पर कंट्रोल पाने के लिए नहरों के शीर्ष यानी कि हेड पर पानी के प्रवाह को कंट्रोल करने के लिए हेड रेगुलेटर लगाए का निर्माण किया गया, और नदियों पर बियर और डैम, बैराज बनाए गए, जिससे नहरों में निरंतर आवश्यकता अनुसार पानी दिया जा सके। इस प्रकार बाढ़ नहरों को बारहमासी नहरों में बदलकर सिंचाई के पानी की मात्रा पर कंट्रोल पाकर
होने वाले नुकसान की संभावनाओं को समाप्त कर दिया गया। जितनी भी बाढ़ नहरें थी हमारी, जैसे वर्षा जल में नदी का जलस्तर सिंचाई के क्षेत्र के भूमि तल से ऊपर उठ जाए तो नदी धारा काटकर खेतों तक ले जा देती है। बाढ़ नहरें कहती हैं। नहरें कभी कभी नुकसान भी हो जाता था, क्योंकि इन नहरों पर किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं होता था। मगर मुगल शासनकाल में जब नहरों का निर्माण हुआ तो धीरे धीरे इनमें सुधार किया गया, और बाढ़ नहरों में पानी के फ्लो का कंट्रोल पाने के लिए नहरों के हेड पर पानी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हेड रेगुलेटर लगाए। अब हेड रेगुलेटर का मतलब होता है कि पानी हम अपनी इच्छा अनुसार आगे की ओर दे सकें। हेड रेगुलेटर का निर्माण किया गया और नदियों पर बियर और डैम तथा बैराज बनाए गए, जिससे नहरों में निरंतर आवश्यकता अनुसार पानी दिया जा सके। इस प्रकार बाढ़ नहरों को बारहमासी नहरों में बदलकर सिंचाई के पानी की मात्रा पर कंट्रोल पाकर होने वाले नुकसान की संभावनाओं को समाप्त कर देगा। जैसे जैसे आबादी बड़ी, अन्न की भी आवश्यकता बढ़ी, जिसके फलस्वरूप सिंचाई के साधनों पर भी अनुसंधान कार्य हेतु और विभिन्न परियोजनाओं को जन्म मिला। निर्माण क्रियान्वित किया गया, जिससे परियोजनाओं को अंतिम रूप मिल सका। पश्चिमी यमुना नहर परियोजना पूर्ण होने का वर्ष 1817। सिंचित क्षेत्र जो था इसका 412,000 हेक्टेयर। अपर गंगा नहर 1854, 655 हेक्टेयर। लोअर गंगा नहर 1880, 506,000 हेक्टेयर। सिरहिंद नहर 1884, 935,000 हेक्टेयर में। कावेरी डेल्टा परियोजना 1889, 434,000 हेक्टेयर में। गोदावरी डेल्टा परियोजना 1890, 497,000 हेक्टेयर में। कृष्णा परियोजना 1898, 605,000 हेक्टेयर में। शारदा नहर 1930, 525,000 हेक्टेयर में। तो ये कुछ नदियाँ थी जो हमारी इनका कार्य योजना पूर्ण हो गई है, बट ये इतने हज़ार हेक्टेयर को ही सिंचित कर पाती हैं। स्वतंत्रता के पश्चात खाद्यान्न की समस्या के हल के लिए भारत सरकार ने सिंचाई की एक और विशेष ध्यान दिया। सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन के लिए बहुउद्देशीय परियोजना तैयार की गई और उन पर कार्य किया गया। सन 1947 के बाद से कर्नाटक में तुंगभद्रा, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर, राजस्थान में कोटा बैराज, पंजाब में भाखड़ा नागल, हिमाचल प्रदेश में ब्यास सतलुज, उत्तर प्रदेश में रामगंगा, माताटीला, शारदा सहायक, बिहार में कोसी तथा गंडक, उड़ीसा में हीराकुंड, पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी परियोजना द्वारा सिंचाई और पनबिजली गिरोह के निर्माण हुए। प्रदेश राज्य में अलग अलग सिंचाई साधनों का निर्माण में मेंटेनेंस के लिए नहर विभाग तथा अनुसंधान हेतु सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन पावर CBIP तथा सेंट्रल वाटर एंड पावर कमीशन CPWC की स्थापना की गई, जो जल विद्युत एवं सिंचाई परियोजना का निरीक्षण करती है तथा नए परिनिर्माण और के बारे में राज्य सरकार से निर्देश देती है। आज भारतवर्ष सिंचाई के संबंध में विश्व के अग्रणी देशों में से एक है, जिस कारण अपने ज्ञान और अनुभवों का लाभ पड़ोसी देशों को पहुंचाने के लिए वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विस नामक संस्था की सन 1969 में स्थापना की गई, जिसने गत 47 वर्षों में अफगानिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, कंबोडिया, नाइजीरिया, नेपाल, भूटान, मलेशिया आदि देशों में परियोजनाओं में अपना योगदान दिया। तो ये जो जितनी बहुत सारी नदियां हैं, जो नहरें निकाली गई हैं,
सब 1947 के बाद बड़े पैमाने पर भारत के अंदर काम किया गया ताकि हम अपने देश को एक कृषि प्रधान देश बना सकें। और आज उसी का नतीजा है कि आज सिंचाई के मामले हमारा देश विश्व के अग्रणी देशों में से एक है, जो कि एक बहुत बड़े पैमाने पर सिंचाई का कार्य करता है। थैंक यू स्टूडेंट।